नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सहाचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। अभी जो हम व्याख्यान श्रृंखला चला रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो बीए भाग प्रथम के प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत आता है, उस पाठ्यक्रम में सिंधु घाटी सभ्यता जो अध्याय है उसमें एक व्याख्यान हमने समाहित किया। उस व्याख्यान में हमने देखा कि इसका उत्खनन किन के द्वारा किया गया। D.R. साहनी और R.D. बनर्जी 1922 ईस्वी में इनका उत्खनन का कार्य हुआ और उसकी तीन मूलभूत व्यवस्थाओं की चर्चा हमने पहले व्याख्यान में करी, जिसमें उनका सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था और धार्मिक जीवन कैसा था। अब इसके दूसरे व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे कि जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी नगर निर्माण योजना, वह कैसी थी, राजनीतिक जीवन कैसा था और कला व कौशल के बारे में ये क्या करते थे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे प्रमुख भाग देखा गया है वह नगर निर्माण योजना के रूप में देखा गया है। नगर निर्माण योजना इनकी इतनी विकसित, इतनी व्यवस्थित थी कि उसे आज के आधुनिक काल में भी समाहित किया जाता है कि इतने वर्षों पहले कैसे इनके द्वारा ऐसा आर्किटेक्ट बनाया गया, कैसे ऐसी व्यवस्था बनाई गई, कितना सुंदर चित्रण और निर्माण इनके द्वारा किया गया। तो इसमें जो सबसे पहले चीज़ें देखते हैं जो कि अद्भुत है, सड़कें। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें जो थी वह बिल्कुल समकोण पर काटती थी और इनकी चौड़ाई की देखिए स्थिति, सड़कें चौड़ी थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मुख्य सड़क 21.5 मीटर चौड़ी थी। सड़कों की सफाई की भी कहा जाता है कि पूरी व्यवस्थाएं थी। इस प्रकार से विन्यास बनाया गया था कि हवा जब चलती थी तो वह कचरे को, धूल मिट्टी को उड़ा करके उससे अलग ले जाया करती थी। बहुत ही अच्छे तरीके से विन्यासित किया गया। यह जो समकोण पर काटती थी इसे ऑक्सफोर्ड पद्धति के नाम दिया गया है कि ऑक्सफोर्ड पद्धति के आधार पर यह व्यवस्था की गई थी। 21.5 मीटर की जो सड़कों का वहाँ पर देखा गया है, उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि उस समय काफ़ी भारी यातायात रहा होगा, जिसके कारण इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई गई थी। दूसरा, भवन। इस समय भवन भी बहुत अच्छी स्थिति में मिलते हैं। पक्की ईंटों का इन भवनों में इस्तेमाल किया जाता था। पक्की ईंटों से बने होते थे। मकान प्राय 2 मंजिल के होते थे। रोशनदानों की प्रकाश व्यवस्था के लिए स्थिति बनी हुई थी। 2 मंजिल के मकान वहाँ पर मिले हैं, जिसमें दरवाजे, चौखट, रोशनदान, सारी व्यवस्थाएं इतनी हैं और प्रत्येक घर के अंदर हवा और पानी, 2 व्यवस्थाओं का मूल रूप से पहले प्रधानता देते हुए उनको बनाया जाता था। और एक जो विशेष बात भी मिलती है कि लगभग मकान जो थे वो 2 मंजिल के हुआ करते थे। 1 मंजिल का मकान वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तीसरा, नाली व्यवस्था। ये एक अद्भुत व्यवस्था थी। यह जो नालियाँ हैं ईंट तथा चूने से बनी हुई होती थी। शहर का सारा गंदा पानी इस तरीके से इन नालियों को बनाकर विन्यासित किया गया था कि वह शहर के बाहर निकलता था। और शहर के बाहर निकलने की अवस्था में एक चीज़ और देखने को मिली है कि ये नालियाँ जो है यह ऊपर पत्थरों से ढकी हुई होती थी, यानी कि कवर्ड नाली उस समय बनाई गई, जो कि एक अद्भुत सोच और चिंतन की बात उस समय में देखते हैं। चौथा, कुआं। कुआं जो था, पानी का जो स्रोत हुआ करता था, वह प्रत्येक घर में बनाया जाता था और कुएं के अंदर रस्सी और बाल्टी से पानी निकालने की व्यवस्था उस समय की जाती थी, यानी कि जल के स्रोत के रूप में इसको बनाया जाता था। अब यहाँ पर जो कि सबसे अद्भुत व्यवस्था के अंतर्गत देखा गया है, सार्वजनिक स्नानागार। बहुत ही विहंगम स्थिति में वहाँ पर सार्वजनिक स्नानागार मिला है, जो कि मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, जो कि आज पाकिस्तान के अंदर स्थित है। इस विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसकी लंबाई 180 फीट तथा चौड़ाई 108 फीट है। बहुत बड़े क्षेत्र में बनाया गया है, जिसके बीचों बीच तालाब है जो 39 फीट लंबा तथा 23 फीट चौड़ा एवं 8 फीट गहरा है। ये सारे के सारे माप जो है ये बताते हैं। इतिहासकारों के द्वारा इसकी अलग अलग समीक्षा की गई है। इसे किसी न किसी प्रकार से जल पूजा के रूप में भी देखा जाता है कि एक सामूहिक जल पूजा हुआ करती होगी, जिसमें इतने बड़े जलाशय की स्थिति बनाई गई और वहाँ पर स्नान की व्यवस्था की गई। लेकिन यह तत्कालीन समय के एक अद्भुत स्नानागार के रूप में प्राप्त होता है, जलाशय के रूप में प्राप्त होता है और वहाँ पर अद्भुत रूप से इसका निर्माण जो है वह आज भी दुनिया के लिए आश्चर्य की स्थिति बना हुआ है।
तो ये सारी स्थितियां अपन ने देखी कि तत्कालीन समय बहुत ही विकसित अवस्था में नगर निर्माण जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का था, और सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे मुख्य विशेषताओं में भी ये सम्मिलित था। चाहे वहाँ के भवन निर्माण हो, चाहे प्रत्येक घर में कुएं का हो, चाहे रोशनी की व्यवस्था हो, चाहे सड़कों के समकोण पर काटने की, सड़कों के विन्यास की बात हो, या फिर विशाल स्नानागार की बात हो, सभी अपने आप में एक प्रमुख स्थिति को बनाए हुए थे। अब राजनीतिक स्थिति, निश्चित रूप से तो सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक स्थिति कैसी थी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था वहाँ पर थी। निश्चित कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, खुदाई के आधार पर कहा जाता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की दो राजधानियाँ थी, दो प्रमुख राजधानियाँ थी। वहाँ पर मुख्य जो भी कार्य होते थे, चाहे व्यापार वाणिज्य के आदान प्रदान के कार्य हो, चाहे राजनीतिक पृष्ठभूमि के कार्य हो, सारे के सारे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से संचालित किए जाते थे। इसलिए ही वो दो राजधानियों के रूप में वहाँ पर बतलाए गए हैं। लेकिन मुख्य रूप से वहाँ राजनीतिक स्थिति को किसी भी प्रकार से नहीं पकड़ पाए हैं कि वहाँ पर क्या व्यवस्था थी, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था थी और वह नीचे से ऊपर की ओर आती थी। अब इसका अंतिम पक्ष कला व कौशल। कला व कौशल कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि सिंधु सभ्यता के समय कला विकसित अवस्था में थी। वो अपन देखते आए हैं, भवन निर्माण, बर्तनों पर पशु पक्षी के चित्र इसकी उत्कृष्टता को बतलाते हैं। जैसे कि हमने चर्चा करी कि तत्कालीन समय की व्यवस्था के अंदर या भवन निर्माण और शहर विन्यास की जो स्थिति थी उसकी अपन ने स्थिति को देखा कि तत्कालीन समय ये कितनी विकसित अवस्था में थे। फिर अगर उसके चित्रांकन की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि तत्कालीन समय कारीगर और श्रमिक किस प्रकार की विशेष व्यवस्थाओं में कार्य किया करते थे, और वहाँ पर बढ़इयों के द्वारा जो स्थिति बनाई गई, जो कि स्थिति और क्षेत्रों में बनाई गई, उन पर पशु पक्षियों के मृत भांडों पर जो चित्र मिले हैं वह भी इतनी उत्कृष्ट अवस्था के मिले हैं कि वो विशेष व्यवस्था के अंदर समाहित होते हैं। मूर्ति कला के क्षेत्र की बात माने तो तत्कालीन समय दो बहुत ही विशेष मूर्तियां मिली हैं। एक मूर्ति मिली है लाल पत्थर के निर्मित मानव की मूर्ति, और दूसरी कांसे की नर्तकी की मूर्ति। जो ये दो मूर्तियां मिली हैं यह अपने आप में विशेष हैं, और इतिहासकारों ने ये समीक्षा करी है कि ये इतने विकसित ढंग से मूर्ति कला के अवशेष हैं जिसे चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक के विशेष मूर्ति कलाकारों के साथ में रखा जा सकता है, उनके बराबर स्थिति में उसको माना जा सकता है। यानी कि उस समय मूर्ति कला भी बहुत विशेष व्यवस्था में थी। अब लिपि के बारे में चर्चा करते हैं कि लिपि कैसी थी। देखिए, लिपि जो है खुदाई में 5000 मोहरें मिली बताते हैं, 5000 मोहरें प्राप्त हुई हैं जिन पर लेखन अंकित है। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, ये दाईं से बाईं ओर लिखते थे। इनकी लिपि को पढ़ने में विद्वान अभी तक सफल नहीं हुए हैं, यानी कि इनकी लिपि जो थी वह चित्रात्मक व्यवस्था की थी, और उनका अध्ययन आज तक भी संभव नहीं हो पाया है। दाईं ओर से बाईं ओर की ओर ये लिखी जाती थी, और सभी मोहरों के ऊपर चित्रांकन किया गया है, चित्रात्मक लिपि बताई गई है, लेकिन उसका अध्ययन किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सका। ये सारी व्यवस्थाओं को जब हम समांकलित करते हैं तो हम पाते हैं कि यह व्यवस्था जो थी सिंधु घाटी सभ्यता के समय, वह अपने समय की उत्कृष्ट व्यवस्थाओं में से एक थी, और इसने अपने काल के वैभव को आने वाले समय तक के लिए एक उदाहरण के रूप में रख दिया था कि तत्कालीन समय जब इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी तो दुनिया किस रूप में आगे जाएगी। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत विकसित व सुसंगठित थी। यह विश्व की महान प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी, विश्व की महान प्राचीन सभ्यताओं में। तो हमने ये देखा, हम इसका एक एनालिसिस करते हैं, एक आंकलन करते हैं। उस आंकलन के बाद हम इस स्थिति में पहुंचते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी क्षेत्र को हम उठा करके देख लें, चाहे उसके सामाजिक जीवन की चर्चा कर लें, धार्मिक जीवन की चर्चा कर लें, आर्थिक जीवन की चर्चा कर लें, कला कौशल की बात कर लें, राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात कर लें, और विशेष रूप से उसके नगर विन्यास योजना की बात कर लें, तो हम ये पाएंगे कि यह सर्वोत्कृष्टता के शिखर पर थी। और वही सर्वोत्कृष्टता इसको अपने आप में बहुत
अद्भुतता की ओर ले जाती है और यह विश्व की महान सभ्यताओं में से एक सभ्यता बन जाती है। धन्यवाद।